नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 जो कि है स्थल रूप एवं जीवन। आज के इस भाग 2 में हम पहले ही भाग को निरंतर रखेंगे अर्थात जारी रखेंगे और जानेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में लोगों का जीवन किस प्रकार का होता है और वो किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। दूसरा हम जानेंगे पठार के बारे में जो कि दूसरे प्रकार की स्थल रूप या फिर स्थलाकृति है कि पठार कैसे होते हैं अर्थात क्या वो भी नए और पुराने होते हैं पर्वतों की तरह, उनकी ऊंचाई कैसी होती है और वहां पर किस प्रकार का जीवन हमें दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे पर्वतीय जीवन से अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में जीवन कैसा है। अब पर्वतीय क्षेत्र कैसा होता है तो ये है तो एक भौतिक आकृतियों में से एक, लेकिन ये जो भूभाग है वो सामान्य रूप से कैसा होता है, खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ या फिर ऊंचा नीचा भी होता है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें खड़ी ढलानें हैं, ऊंचा नीचा क्षेत्र है, इसमें लोगों का जीवन किस प्रकार का है। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हमें घाटी भी दिखाई देती है। अब घाटी क्या होती है, जैसे ये दो पर्वत है तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, घाटी। और आमतौर पर नदियां इन घाटियों से ही बहती है। तो पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है और कुछ ही घाटियों के अंदर हमें क्या दिखाई देगी, नियमित रूप से कृषि दिखाई देगी। क्यों, पहाड़ी क्षेत्र में वैसे भी कृषि करना मुश्किल है, टफ है। और ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। तो ये सीढ़ी नुमा खेती जो होती है, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये है सीढ़ी नुमा खेती का एक चित्र। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये क्यों बनाई गई है। अब पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी ढलान जो है वो कैसी होती है, खड़ी होती है। तो तीव्र ढलान की वजह से अगर वर्षा भी हो रही है, पानी भी आ रहा है, तो वो एकदम तीव्रता से नीचे आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर खेती करना संभव है, नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है, सीढ़ी नुमा आकृति दे दी जाती है, जिससे क्या होगा, जल जो होगा वो धीरे 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 नीचे आ जाएगा, तीव्रता से नहीं आएगा। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अब ये जो घाटियां हैं या फिर विश्व भर के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है उनमें क्या किया जाता है, कृषि तो की जाती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन महत्वपूर्ण या फिर महत्ता किसको दी जाती है, वो दी जाती है पशुपालन को। अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग पशुपालन करना ज्यादा आसान समझते हैं बजाय की खेती के। और पशुपालन में वो क्या पालते हैं, जैसे कि पहाड़ी भेड़ हो गई, बकरी हो गई या फिर याक। तो इस प्रकार का पशुपालन वहां पर किया जाता है। अब आपको स्क्रीन पर एक बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन या जानकारी दिख रही होगी, जिसके अंदर हम जानेंगे कि किसको पहाड़ों का भगवान बोला जाता है। कौन से ऐसे पर्वत है जिनको क्या बोला जाता है, पहाड़ों का भगवान। तो हिमालय को पहाड़ों के भगवान बोला जाता है। दूसरा हम बात करेंगे सबसे बड़ी नदी। अब गंगा कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, भारत की बड़ी नदी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। सहायक नदियां क्या होती है, जैसे ये नदी है, अब इसमें कोई नदी आकर अपना पानी मिला रही है तो ये क्या हो गई, सहायक नदी हो गई। तो यमुना और घग्गर जो है वो हिमालय से निकलती है और किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। निकलती तो गंगा भी हिमालय से है, लेकिन ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि यमुना और घग्गर हिमालय के कहीं और से निकलती है। तो ये जो नदियां हैं भारत में, ये भी क्या है, स्थल रूप का एक हिस्सा है। सोन नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। इसी प्रकार से जितनी भी नदियां हैं वो किसी न किसी पर्वतमाला से निकलती है या फिर घाटी से निकलती है। जो दो पर्वतों के बीच का या फिर निचला क्षेत्र है उनसे क्या बहती है, नदी या फिर जलधारा बहती है। अब पर्यटन जो है वो कहाँ का खास है, वो है पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्र में पर्वतीय पर्यटन नहीं होता, हर जगह होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में लोग जाना बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पर्यटन जो है वो किसका स्रोत है, आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा, लोग पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्वच्छ हवा मिलती है,
और मनोरम प्राकृतिक दृश्य मिलता है, मतलब व्यू जो नज़ारा जो मिलता है वो बहुत ही लुभाने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें पर्यटकों को आकर्षित करती है, कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। अब कुछ जो लोग हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर इसलिए जाते हैं ताकि वहां पर साहसिक खेलों का हिस्सा बन जाए या फिर साहसिक खेल खेले जाए, जैसे कि स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। तो ये सारे साहसिक खेल जो है वो पर्यटनों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं। शताब्दियों से लोग क्या करते हैं, पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वो पवित्र जो स्थान हमको दिखाई देंगे, जैसे कि भगवान शिव जी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तो वो कौन सा पर्वत था? वो था कैलाश पर्वत। तो इसी प्रकार से ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इनको पवित्र माना जाता है बहुत ही पहले से, अर्थात शताब्दियों पहले से ही इनको क्या माना जाता है? पवित्र स्थान। और लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करते हैं और जिसमें पर्वतों की यात्रा होती है। तो इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के अंदर पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है आय का। लेकिन लोग बहुत ही ज्यादा जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने के लिए पर्यटन की दृष्टि से, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में कई प्रकार का दबाव भी आ गया है पर्यावरण पर। तो बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्राय इसमें संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। तो इतने सारे लोग अगर एक साथ जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर पर्यावरण पर दबाव आता है। जैसे कि आजकल कई सारी वीडियोस हमें आसानी से दिखाई देती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग घूमने जा रहे हैं वहां पर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्या हुआ? पर्यावरण पर दबाव आया। अब एक और मजेदार जानकारी है आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे प्रसिद्ध महिला पर्वतारोही के बारे में, अर्थात ऐसी महिलाएं जिन्होंने पर्वत पर चढ़ाई की, यानी बहुत ही ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। तो बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में क्या किया? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। और ये भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। किस सन में? 1984 के अंदर। इनको कई प्रकार के पुरस्कार भी मिले, अर्थात इनको सम्मानित किया गया कई सारे भारतीय पुरस्कारों से, जिसमें कि 1984 में इनको क्या मिला? पद्मश्री। और इन्होंने चढ़ाई भी कब खत्म करी थी? 1984 के अंदर। 2019 के अंदर इनको क्या मिला? पद्म भूषण। काफी टाइम बाद मिला, लेकिन ये जो पुरस्कार है ये इनके सम्मान में इनको दिए गए, क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली ये कौन थी? सबसे पहली महिला थी भारत की। दूसरा एक और महिला के बारे में जानेंगे जो कि है अरुणिमा सिन्हा। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, इनका एक पैर नहीं है, तो फिजिकली डिसेबल्ड हैं ये, फिर भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था, लेकिन बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन के कारण किसने चढ़ाई की? अरुणिमा सिन्हा ने। सन 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने सभी महाद्वीपों की जो जो ऊंची चोटियां हैं उन पर भी चढ़ाई की। अंटार्कटिका की माउंट विंसन सहित उपलब्धियों पर इन्हें 2015 में कौन सा अवार्ड मिला? पुरस्कार मिला, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसी प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने बछेंद्री पाल की गाइडेंस में या फिर उनके प्रशिक्षण से क्या किया? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और भी कई सारी ऊंची चोटियों की चढ़ाई की। तो ये इनके लिए एक बहुत ही ज्यादा सम्मानपूर्ण बात है। फिजिकली डिसेबल्ड होने के कारण भी, अर्थात एक पैर नहीं है इनका, फिर भी इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन या जानकारी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो कि है सबसे ऊंची चोटी या फिर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8849, अर्थात 8849 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी या फिर पर्वत है। और इसको कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत या फिर तिब्बती लोग जो है वो इसको क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ है जगत जननी। मतलब पूरे विश्व की जो जननी है वो किसको बोला गया है? माउंट एवरेस्ट को या फिर हिमालय को। दूसरा, नेपाल के अंदर सागरथामा बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
तो इस प्रकार की कुछ खास टर्म्स लोगों ने यूज करी है, इस्तेमाल करी है माउंट एवरेस्ट के लिए, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, इसी प्रकार तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन क्या है, ये तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है। ये सारे लोग किसको, कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थान मानते हैं। जस्ट अभी मैंने बताया था, शिवजी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी, कहां पर, कैलाश पर्वत के अंदर। तो इसी प्रकार से सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, हिंदू, बौद्ध और बौन जो कि तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है, और सारे जितने भी धर्म है जैसे कि जैन मत भी हो गया, इन सब के लिए कैलाश पर्वत एक तीर्थ स्थल है। तो ये तो हो गई जानकारी पर्वतों के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर पर्यटन तो है, पर्यटक बहुत सारे जाते हैं, लेकिन जो कई सारी मुश्किलें आती है, उनमें से कौन कौन सी मुश्किलें हमें दिखाई देती है। एक तो वो हो गया कि लोगों के बहुत ही ज्यादा वहां पर जाने की वजह से वहां के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। दूसरा, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो कौन सी है, जैसे आकस्मिक बाढ़ आ जाना। आकस्मिक बाढ़ कैसे आती है, किसी स्थान के अंदर बादल फट जाता है तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। दूसरा, भूस्खलन। तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन बहुत ही आम चीज है, आम बात है। तो पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या फिर एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिर जाना, क्या होता है, ये एक पर्वतीय क्षेत्र की घटना है। तीसरा, हिमधाव या फिर एवलांच, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एवलांच बोला जाता है। तो पर्वत से क्या होगा, अकस्मात हिम गिरेगी। और हिम कब गिरती है, जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर, नॉर्मली जब वो हिम पिघलने लगती है तब हिम गिर जाती है और हिमपात हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हिम तो गिरेगी, साथ में और कई सारी चट्टानें भी टूट कर गिरती है। और ऐसा जब होगा जब गर्मियों की समय में ये हिम पिघल रही होगी, जब वो हिम पिघलकर नदियों में मिलती है। अब एक तो हो गया धीरे धीरे हिम पिघलकर नदियों में मिल रही है, लेकिन अचानक से एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूट जाए तो वो अपने साथ कई सारी चट्टानों को भी लेकर गिरेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमधाव। चौथा, बादल फटना, जिससे क्या होता है, बाढ़ भी किससे आई, बादल फटने की वजह से आई। हो सकता है नदियों के रास्ता बदलने से भी बाढ़ आ जाए। और बादल किस वजह से फटता है, या फिर इसके साथ और कौन सी घटनाएं होती है, प्रचंड तूफान आता है और साथ में बारिश होती है। तो ये सारे चैलेंजेस या फिर ये सारी घटनाएं हमें कहाँ दिखाई देती है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। तो इसी प्रकार से हर चीज के दो पहलू होते हैं। किसी क्षेत्र में कई सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन कई सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं पठार के बारे में जानते हुए। पठार क्या है, ये भी एक स्थल रूप है। अब पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो कि आसपास की भूमि से उठी हुई होती है तो पर्वत भी ऊंचे, कितने ऐसे है पर्वत, लेकिन ये जो पठार है ये कैसे दिखाई देंगे, ये आपको लगभग ऐसे दिखाई देंगे। है तो धरती से उठे हुए, लेकिन ये ऊपर से कैसे होते हैं, समतल होते हैं, और पर्वतों से इनकी ऊंचाई कम होती है। अब ये जो भूमि से उठे हुए स्थलाकृति है जिसको हम पठार बोलते हैं, इनकी सतह कैसी होती है, चपटी होती है, और इनके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले ऊपर, ये जो आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये ऐसा होता है कि ऊपर से समतल है और पास से कैसा है, उठा हुआ है, ऐसे सीधी ढलान वाला। और पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में कुछ तो नए हैं, कुछ क्या है, प्राचीन या फिर पुराने हैं। जैसा कि हमने बात की थी, हिमालय जो है, जो कि एक नया पर्वत है या फिर नई पर्वत श्रृंखला है, जबकि अरावली जो कि राजस्थान के अंदर है, वो एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक इसी प्रकार पठार भी क्या होते हैं, नए और पुराने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे पठारों के दो उदाहरण कौन कौन से हैं। तिब्बत का पठार हो गया पहला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। दूसरा, दक्षिणी पठार। तो पहाड़ों की ऊंचाई क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8000 से ऊपर है। तो इसी प्रकार से पठारों की ऊंचाई जो है वो भी कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। जैसे कि तिब्बती पठार की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं तिब्बती पठार को या फिर तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी बोला जाता है। तो विश्व की छत के नाम से किसको जाना जाता है, तिब्बती पठार को। दूसरा, दक्कन का पठार,
ये दुनिया का सबसे पुराना पठार है और ये इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। तो कई पर्वतमालाएं या पठार जो है वो नए होते हैं और कई पठार पुराने होते हैं। अब पठार जो है वो क्या होते हैं? भंडार होते हैं खनिजों का। याद रखिएगा, खनिजों का भंडार पठार को बोला जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी पठार, इस चित्र के अंदर ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अफ्रीकी पठार है। इस अफ्रीकी पठार के अंदर आपको क्या मिलेगा? सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात सोने और हीरे की खदानें यहाँ पर देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस पठार के अंदर क्या मिलता है? सोना। तो इसी प्रकार से भारत में भी जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर पठार है, वो क्या है? लोहा, कोयला और मैंगनीज के लिए विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो किसका भंडार हुए पठार? खनिजों का। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और छोटा नागपुर भी आपको याद रखना है। ये भी एक खास महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। तो अब पठारी पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पहले हमने क्या जाना? पठारी क्षेत्र कैसा होता है, पठार क्या होते हैं, किस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो पठारी पर्यावरण, पठारी क्षेत्र में लोग क्या करते हैं? यहाँ की मिट्टी जो है वो कैसी होती है? पथरीली होती है। चट्टाने हैं, यहाँ पर पत्थर होते हैं, इसलिए खेती के लिए कम अनुकूल है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ खेती होती ही नहीं है, कम अनुकूल है। कई क्षेत्रों में नहीं होती है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में जो कि अपवाद क्षेत्र होते हैं वहां पर होती भी है। जैसे लावा पठारों में समृद्ध काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी पे क्या उगता है? कॉटन उगता है। तो जो लावा पठार की काली मिट्टी है वहां पर कॉटन की खेती की जाती है, जैसे कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के अंदर। और ये पठार जो है कई सारे शानदार झरनों का भी घर होते हैं। झरने या फिर जलप्रपात, जैसा कि इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये इतने सुंदर झरने हमें कहाँ दिखाई देंगे? पठारी क्षेत्र के अंदर। साथ ही अब हम जानेंगे इन पठारी क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार के जलप्रपात पाए जाते हैं या फिर विश्व के प्रसिद्ध जलप्रपात कौन कौन से हैं। सबसे पहला विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। और कौन से क्षेत्र में है? दक्षिणी अफ्रीका पर। तो ये तीन जानकारी हम जानेंगे। पहले कि प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है, दूसरा वो कौन सी नदी पर है और तीसरा कौन से क्षेत्र के अंदर है। ये टेबल भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो कि कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर और क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका। दूसरा हुंड्रू जलप्रपात जो कि सुवर्णरेखा नदी पर है और छोटा नागपुर पठार जो कि भारत में है उसका हिस्सा है। तीसरा जोग जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ दिखाई देगी हमें? ये हमें दिखाई देगी पश्चिमी घाट में, अर्थात भारत के अंदर ही। और नहकालिकाई जलप्रपात जो कि चेरापूंजी में है, मेघालय भारत में। तो ये सारे जलप्रपात है जो कि विश्व के कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात है। नाम याद रखिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, जोग और नहकालिकाई जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, छोटा नागपुर भारत, पश्चिमी घाट जो कि भारत का हिस्सा है और मेघालय जो कि भारत का एक राज्य है। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर हमने क्या जाना कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं या फिर उनकी आर्थिक गतिविधि क्या होती है। दूसरा हमने जाना पठारों के बारे में कि पठार किस प्रकार की भू आकृति है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और वहां पर खेती संभव है या फिर नहीं है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों के साथ में, जिसमें पहला प्रश्न है बौन शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। अर्थात बौन शब्द क्या होता है? विकल्प एक है विश्व की देवी माँ, दूसरा है आकाश की देवी माँ, तीसरा है एक प्राचीन तिब्बती धर्म और चौथा है प्रसिद्ध पर्वतारोही। तो बौन शब्द जो है वो है एक प्राचीन तिब्बती धर्म। हमने बात की थी कि कैलाश पर्वत जिसको तीर्थ स्थान माना जाता है बहुत सारे धर्म के लोगों के द्वारा, जिसमें हिंदू धर्म भी था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था और क्या था? बौन धर्म या फिर बौन जो है वो एक तिब्बती प्राचीन धर्म है जो कैलाश पर्वत को क्या मानते हैं? एक तीर्थ यात्रा वाला स्थान या पवित्र स्थान मानते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस भू आकृति को खनिजों का भंडार कहा जाता है? विकल्प एक पठार, दूसरा मैदान, तीसरा रेगिस्तान और चौथा है द्वीप। तो इसमें से कौन सी स्थलाकृति है या फिर भू आकृति है जिसको
खनिजों का भंडार बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर है पठार, जैसा कि अभी मैंने बताया। उदाहरण के लिए अफ्रीकी पठार, जहां पर हमें सोने की खदानें दिखाई देती है। दूसरा भारत का छोटा नागपुर पठार, जहां पर हमें मैंगनीज, लोहा और कोयला के भंडार मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प एक स्वर्ण रेखा, दूसरा शरावती, तीसरा साबरमती और चौथा है जाम्बेजी। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, जो कि दक्षिण भारत में है। पश्चिमी घाट के अंदर हमें ये जोग जलप्रपात दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।